हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों को हम भैया संपूर्ण फिजिक्स विषय के अंतर्गत महत्वपूर्ण डेरिवेशन की सीरीज जो है आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और अब तक 4-5 क्लासें भी आपकी हो चुकी हैं। तो चलिए आज की इस क्लास में हमने संपूर्ण भौतिकी विषय के जो महत्वपूर्ण डेरिवेशन उठाए हैं उनको एकदम शॉर्ट तरीके से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कैसे इन डेरिवेशन को हम आसान से आसान भाषा में समझ सकते हैं। देखिए, जब डेरिवेशन को आप शॉर्ट भाषा में समझेंगे ना तो मैक्सिमम डेरिवेशन आप तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो 100% आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे वो एक भी नहीं छूटने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं छूटे ना तो समझ लीजिए कि आपका स्कोर जो है वो आपका हाई जाने वाला है। ठीक है, चलिए भैया हम बिना समय को लॉस किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास का जो पहला डेरिवेशन है वो क्या है आपका, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो कि गॉस की प्रमेय से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। मैं आपको एक चीज बताऊं, इस डेरिवेशन में कुछ नहीं है, गॉस के प्रमेय के किसी भी अनुप्रयोग में कोई दम नहीं है, बशर्ते थोड़ी सी बात समझने की जरूरत है। यहां पर यह कहा गया कि अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक समान आवेशित आपको सीधा तार ले लेना। पहले तो एल लंबाई का एक सीधा तार आपको ले लेना है। ठीक, इस पर इसको जो है आप एक समान रूप से धनावेश से आवेशित कर दीजिए। मान लीजिए इस पर एक समान रूप से धनावेश जो है वितरित है। इस आवेशित चालक तार की लंबाई जो कितनी है वो आपकी एल है। कितनी भैया, एल है। अब क्या करना है भैया, सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है भैया। अगर इस पर एक समान रूप से धनावेश वितरित है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इससे हम आर मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर, आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु हम पी ले लेते हैं। कौन सा बिंदु ले लेते हैं, पी ले लेते हैं। और इसी बिंदु पी पर हम इस आवेशित सीधे तार के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे जो कि परिणामी होगी। अब हम करते क्या है, चूंकि देखो यहाँ पर कोई ये बिंदु आवेश तो है नहीं, ये एक एल लंबाई का क्या है, आवेशित सीधा तार है। ठीक है, तो अगर हमको बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हमको इस बिंदु P से होकर जाने वाले गॉसियन पृष्ठ की रचना करनी होगी। जो गॉसियन पृष्ठ इस आकृति के सममित होनी चाहिए, समक्ष होना चाहिए, मतलब इसी के जैसा होना चाहिए। तो इसी के जैसा अगर हम गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, गॉसियन पृष्ठ की परिभाषा भी जानते हो, एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है भैया, समान होती है। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, इसके चारों ओर एक हम गॉसियन पृष्ठ की रचना कर दिए। अब जो गॉसियन पृष्ठ बनेगा वो जाहिर सी बात है बेलनाकार बनेगा, क्योंकि जो तार होता है वो आपका एक बेलनाकार होता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक अल्प पृष्ठ की रचना कर लेते हैं जिसके जो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा है वो कितनी है आपकी, डीए वेक्टर है। और इस बिंदु P पर इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आपकी क्या है, वेक्टर ई है। तो हम मान लेते हैं कि जो क्षेत्रफल वेक्टर है और जो आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसके बीच जो एंगल बनता है वो कितना बनता है आपका, मान लेते हैं थीटा एंगल बनता है। कितना एंगल बनता है, थीटा एंगल बनता है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, जो ये अल्प पृष्ठ है, इस अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स लिखेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया थोड़ा सा हिंदी, क्योंकि आप सभी लोग बोला करते हैं कि सर हिंदी में क्या लिखेंगे। मैंने कई बार डेरिवेशन ऐसे डेरिवेशन को करा भी मैं चुका हूँ, मैं आपको केवल रिवीजन के तौर पर ये कराता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, माना एक अनंत लंबाई का आवेशित सीधा तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। आपने रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर आप लोगों ने पढ़ा है, लैम्डा बराबर क्या होता है, Q/L, अर्थात प्रति एकांक लंबाई पर वितरित जो आवेश की मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं, हम रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कहते हैं। तो वही चीज मैंने किया कि माना एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है जिसका रेखीय आवेश जो घनत्व है वो लैम्डा है, जिसके चारों ओर एल लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा गया, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, जो मैंने किया वही लिखा है। ठीक है, अब लैम्डा बराबर Q/L हम सभी लोग जानते हैं, या इससे ऐसे भी ले सकते हैं Q बराबर लैम्डा एल, जहां पर आपका Q होता है वितरित आवेश की मात्रा, इस पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, L होती है इस आवेशी सीधे चालक तार की लंबाई, और लैम्डा होता है रेखीय आवेश घनत्व। ओके, अब यहाँ पर मैंने क्या कहा कि जो पहले अल्प पृष्ठ जहाँ पर हमें जिस बिंदु पर तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने इसके चारों अल्प पृष्ठ की रचना की है जिसके क्षेत्रफल वेक्टर की वैल्यू है डीए वेक्टर, और इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आपकी वेक्टर ई है, और इसके बीच बना जो एंगल है वो थीटा है। तब इस क्षेत्रफल वेक्टर है ना, क्या लिखेंगे, डीए वेक्टर क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला, क्या भाई, गुजरने वाला
वैद्युत फ्लक्स, जो हम गॉस की प्रमेय में नहीं करते थे, पहले क्या निकालते थे, अल्प पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो वो होता था अल्प, इसलिए इसको डी फाई से लिख लेंगे। डी फाई बराबर होता है ई डी ए कितना भैया, कॉस थीटा होता है। और जैसे ही हम अल्प पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल होते हैं, वैसे ही हम क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं, जिससे हमको संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकल जाता है। लेकिन यहाँ समाकलन करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर दो आपके देख सकते हो, दो समतल पृष्ठ इधर भी हैं, जिनकी आकृति इस वक्र पृष्ठ की आकृति से बिल्कुल अलग है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक बिंदु मानेंगे और इसके चारों ओर एक क्षेत्रफल वेक्टर की रचना करेंगे, डीए वेक्टर की। तो जो क्षेत्रफल वेक्टर की जो दिशा होगी, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल वेक्टर की जो दिशा होगी वो आपकी कैसी होगी, देखिए यहाँ पर जो वैद्युत आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो ऐसे होगी, और इस जो इसके चारों ओर मैंने एक अल्पांश क्षेत्रफल वेक्टर माना है, उसके क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा क्या होगी, ऐसे होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वेक्टर ई और डी ए वेक्टर के बीच एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो वैसे भी इन दोनों पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य हो जाएगा, क्योंकि जैसे हम ई डी ए कॉस 90 लगाएंगे शून्य हो जाएगा। लेकिन अभी दिखाना तो मुझे सब कुछ है ना। अब लिखेंगे नाउ, बस ये एक लाइन का डेरिवेशन, नाउ संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला क्या भाई, वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। जब हम संपूर्ण फ्लक्स निकालेंगे तो उसको फाई ई से लिख लेंगे। फाई ई बराबर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई 1 प्लस का फाई 2। फाई 1 क्या हो जाएगा, इस वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और फाई 2 क्या हो जाएगा, इन पृष्ठों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो फाई ई बराबर ये आपका हो जाएगा ई डी ए। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर समाकलन करना है। क्यों समाकलन करना है, क्योंकि हम संपूर्ण निकाल रहे हैं ना, ई डी ए, और ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, जो मैंने फाई 1 की बात की है वो वक्र पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की बात की है, ठीक है। और जब हम वक्र पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को निकालेंगे तो डीए वेक्टर और वेक्टर ई के बीच जो एंगल बनेगा वो आपका 0 डिग्री बनेगा। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे इसके जो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होगी वो भी आपकी इसी डायरेक्शन में होगी, और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है, तो जाहिर सी बात बाहर की होगी। और जो मैंने क्षेत्रफल, जो भी मैंने अल्पांश क्षेत्रफल है, उसके क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा भी इधर की ओर होगी। वो तो मैंने आपको यहाँ पर ही कहा था कि एंगल थीटा होगा, तब परिभाषा से होता है ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ई डी ए कॉस 0। फिर समाकलन ऑफ ई डी ए कॉस, अब जो ऊपर वाले दो पृष्ठ थे, इन दोनों पृष्ठों के कारण गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। क्योंकि ये दो हैं तो यहाँ पर आप 2 टाइम्स कर सकते हो, 2 फाई 2 या 2 टाइम्स आप, 2 टाइम्स आप। क्यों, क्योंकि जितना वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ से गुजरेगा उतना ही वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ से गुजरेगा, तो 2 टाइम्स करेंगे कि नहीं करेंगे, 2 टाइम्स। यहाँ पर जो क्षेत्रफल वेक्टर और जो वेक्टर ई के बीच बना एंगल होगा वो कितना होगा आपका, 90 डिग्री होगा। पसंद में कि नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई, और ये समाकलन के अंदर हो जाएगा डी ए का, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ ई डी ए, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये पूरा भैया 0 हो जाएगा, बस डेरिवेशन हो गया आपका। तो ये आपका हो गया फाई ई बराबर, देखिए ये कितना हो गया, ई। अच्छा, यहाँ पर जो डी है वो क्षेत्रफल है, किसके क्षेत्रफल की बात हो रही है, इस वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात हो रही है। और बेलन के वक्र पृष्ठ कितना होता है, तो आप कहेंगे 2 पाई आर एच, एच लंबाई कितनी है, लंबाई तो आप कहेंगे एल है। तो इस तरीके से फाई ई बराबर कितना आ गया, 2 ई इंटू 2 पाई आर एल। ये तो आपका पूरा शून्य हो जाएगा, दिखाई पड़ा है ना, ये आपका क्या हो जाएगा भैया, पूरा शून्य हो जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है, तो गॉस की प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, गॉस की प्रमेय से हम सभी लोग जानते हैं, गॉस की प्रमेय से जो फाई ई होता है वह क्यू अपन कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट के बराबर। इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, इसको समीकरण 2 मान सकते हैं, और यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से हम क्या कह सकते हैं कि देखो यही वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर इतना है और यही वैद्युत फ्लक्स इतना है, तो दोनों से हम ये कह सकते हैं कि जो ई इंटू में 2 पाई आर एल होगा वो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। इस तरीके से चूंकि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी तो ये 2 पाई आर एल इधर बट्टे में चला जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा क्यू अपान में 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अगर हम बात करें तो क्यू अपान एल के स्थान पर हम लैम्डा भी लिख सकते हैं या क्यू बराबर लैम्डा लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, क्यू के स्थान पर लैम्डा लिख दिए, नीचे आपका 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट है, एल से एल आपका कैंसिल हो गया, तो ई बराबर हो जाएगा 1 अपान कितना भैया
2πε0 ऊपर लैम्डा बटे में कितना भाई आर। ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। किसके कारण? अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हो जाएगा। और इसमें जो शॉर्ट ट्रिक थी वो यही थी कि आपको इस वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स प्लस इन दोनों पृष्ठों से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकाल लेना था और कुल वैद्युत फ्लक्स गॉस की प्रमेय से क्यों अपन एप्सिलॉन नॉट रख देना था। उसके बाद आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक मिल जाएगा। बस इतना ही, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लीजिए। इसको हम यहाँ पर भैया रफ करने जा रहे हैं और हम आज की क्लास में अगला महत्वपूर्ण डेरिवेशन उठाते हैं आप सभी के समक्ष। चलिए भाई इसे रफ कर दूं मैं। तो अब हम बढ़ते हैं आज की क्लास के दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। भैया ये आप प्रीवियस ईयर जब पेपर उठा के देखेंगे तो कई बार आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। और आज मैं आपको इसे बहुत ही आसान शब्दों में बताने जा रहा हूँ। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम कैसे ज्ञात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण? सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव सभी लोग जानते हैं परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर रखे जाते हैं तो वे एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव आप देख सकते हो परिमाण में समान आवेश हैं और प्रकृति में विपरीत हैं। इनके बीच की दूरी अल्प दूरी 2l है। ये जो दूरी होती है ये l होती है, ये जो दूरी होती है आपकी l होती है, ठीक है। और इसके मध्य बिंदु O से हम क्या करते हैं, निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु ले लेते हैं। छोटा सा थोड़ा फिगर बनाएंगे, ठीक, जिससे आपको कोई समस्या ना हो, ठीक है। निरक्षीय स्थिति में क्या करते हैं, हम एक बिंदु P ले लेते हैं, एक बिंदु P ले लेते हैं और इस बिंदु P पर हम क्या निकालेंगे, इन दोनों आवेशों के कारण परिणामी तीव्रता निकालेंगे। ओके, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जब परिणामी तीव्रता हम निकालेंगे, देखो अभी ये डिस्टेंस की हमें जरूरत तो पड़ेगी, ठीक है। अगर ये वाली दूरी हमने कहा कि r मीटर है भाई, जिस बिंदु पर हमें तीव्रता की गणना करनी होती है, जैसे अक्षीय स्थिति में होता तो अक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं। निरक्षीय स्थिति का मतलब अभिलंबवत स्थिति, तो अभिलंबवत स्थिति में एक बिंदु P मान लिया r मीटर की दूरी पर। लेकिन आपको जो बिंदु मानना है वो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से ही दूरी लेना है, ठीक है। तो r दूरी पर एक बिंदु P है, वहां पर हम जब प्लस क्यू आवेश के कारण क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो कि प्लस क्यू आवेश है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो आपकी E1 ऐसे बाहर की ओर होगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो प्लस से माइनस आवेश की ओर होती है, प्लस से बाहर की ओर होती है। अच्छा, इस डिस्टेंस की बात करें तो आप सभी लोग जानते हो ये √r² प्लस कितनी हो जाएगी l²। क्यों? क्योंकि भैया आप देखेंगे तो ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का अंडर रूट जो होता है वो कड़ के बराबर होता है। अच्छा, जब इस माइनस क्यू आवेश के कारण हम इस बिंदु P पर क्या निकालेंगे भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वह कुछ ऐसे होगी, देखिए ये E1 थी ये E2 हो जाएगी। कारण इधर आपका माइनस क्यू है ना, तो माइनस क्यू की ओर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है, तो इसकी इधर की ओर हो जाएगी। तो इस तरीके से ये दोनों तीव्रताएं एक दूसरे से आप देख पा रहे हैं ये क्या है, अगर इसके समांतर एक लाइन यहाँ पर ऐसे ऐसे खींचे हम ऐसे, ठीक है। तो इन दोनों तीव्रताओं की डायरेक्शन देखा जाए तो एक दूसरे से थीटा डिग्री कोण पर है, मतलब एक दूसरे से अलग अलग है, ठीक है। और जब ऐसा होता है तो हम करते क्या हैं, दो सदिश राशियां जब एक दूसरे से थीटा डिग्री कोण पर झुकी हुई होती हैं तो उनका परिणामी निकालने के लिए आप लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज के नियम में आपको बताया गया क्या करते हैं, उनको हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित कर लेते हैं। तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव था इस अक्ष के अनुदिश हम इन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटकों में वियोजित कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक, क्यों, क्योंकि ये लाइन ऐसी थी तो इसके परपेंडिकुलर ये ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा। ये आपका समांतर घटक हो जाएगा। एक तीव्रता ऐसे है E1, इसको अलग फिगर के माध्यम से बता दे रहे हैं। एक तीव्रता ऐसे है E2, ठीक, ये इस लाइन के साथ एंगल मान लीजिए थीटा बना रहा है। कितना बना रहा है, थीटा। आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, जिस लाइन के साथ थीटा लगा होता है उसके साथ कॉस आता है। तो जब हम ये वाला घटक निकालेंगे तो ये आ जाएगा E1 cos थीटा इस तीव्रता के कारण, और E1 तीव्रता का जो ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा वो E1 कितना हो जाएगा, sin थीटा, क्योंकि इसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ है। या आप समकोण त्रिभुज बना करके भी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से E2 के कारण जो आपका ये वाला समांतर घटक आ जाएगा वो E2 cos थीटा आ जाएगा, ठीक, और जो ऊर्ध्वाधर घटक आ जाएगा वो E2 sin थीटा आ जाएगा। अब सबसे पहले तो हम प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण
क्या निकालेंगे, बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। कौन सी तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, वो हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सभी लोगों ने पढ़ा है, कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। तो आवेश आपका Q और बट्टे में R स्क्वायर मतलब इस दूरी का स्क्वायर, तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा L स्क्वायर, ठीक, इसका स्क्वायर कर देंगे हम। तो E1 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर के परावर्तक माध्यम है तो के लिख दीजिएगा, नहीं तो छोड़ के चलिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। Q अपान हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसको आप समीकरण 1 मान सकते हो। तथा जब आप माइनस Q आवेश के कारण निकालेंगे, माइनस Q आवेश के कारण, तो जो तीव्रता आएगी इसे आप E2 बोलेंगे, और इसकी भी डिस्टेंस इतनी ही है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये दूरी L ये दूरी R, तो आएगा कण उतना ही। तो इसके कारण भी तीव्रता इतनी ही आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R स्क्वायर प्लस कितना भैया L स्क्वायर। आएगा कि नहीं पहले बताइए, तो आप कहेंगे जी यही आएगा। अब हम निकालेंगे परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता तो मैं ज़्यादा यहाँ हिंदी नहीं लिखूंगा, है ना ज़्यादा बकवास लिखूंगा, मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ परिणामी तीव्रता लेनी कैसे। आप लिखेंगे कि हम जब E1 और E2 के क्या करते हैं, को लंबवत और क्षैतिज घटकों में वियोजित करते हैं, तो जो हमारे ऊर्ध्वाधर घटक हैं E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, ये परिमाण में बराबर और प्रकृति में क्या है भैया, विपरीत है। प्रकृति का मतलब ये है इनकी डायरेक्शन एक दूसरे की विपरीत है। E1 E2 की वैल्यू बताओ सेम है कि नहीं है, तो अगर इसकी और इसकी वैल्यू सेम है और एक की डायरेक्शन उधर एक की डायरेक्शन इधर है, और तो दोनों सदिश राशियों का मतलब अगर डायरेक्शन विपरीत है तो उनका परिणामी शून्य होगा। तो ये घटक एक दूसरे को क्या कर देंगे भैया, कैंसिल कर देंगे। लेकिन एक घटक जो समांतर वाला है वो E1 वाला और E2 वाला दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और जब घटक एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो परिणामी उनके योग से मिलता है। सदिश राशियों में नियम होता है। तो जब हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो इन दोनों घटकों को जोड़ लेंगे, अर्थात E1 cos थीटा और प्लस क्या कर देंगे भाई E2 cos थीटा, दोनों घटकों को हमने जोड़ लिया। बात समझ में कि नहीं समझ में। अब देखिए आगे क्या करेंगे, है ना, थोड़ा सा मार्कर सही कर लेते हैं हम, क्योंकि ये जो है गिर गया है। ओके चलिए भाई, अब ये आपका हो जाएगा E इक्वल टू E1 cos थीटा E2 cos थीटा में। देखिए E1 और E2 की वैल्यू सेम है, तो एक बार आप ले लीजिए वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा L स्क्वायर। ये दोनों में सेम है, दोनों में E1 की वैल्यू भी E2 की वैल्यू, इनटू में केवल आपका हो जाएगा cos थीटा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, दोनों में मैंने cos थीटा कॉमन लिया है ना, E1 और E2 की वैल्यू अगर सेम है तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो चाहे इसको 2 से गुणा कर दो और चाहे तो 2 टाइम्स लिख करके जोड़ो, बात वही है। अब ये आपका हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपान में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और cos थीटा की वैल्यू हम सभी लोग जानते हैं, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कण। अगर यहाँ पर बात करें, ये एंगल आपका अगर थीटा है तो इसके सामने भुजा ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, ये कण हो जाएगी। cos थीटा बराबर आधार बटे कण, आधार L है और बटे में कण कितना है, तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस कितना है भैया L स्क्वायर। अब इसे भैया सॉल्व बाई करना है, बाकी कुछ बचा नहीं इसमें, ठीक। जब हम सॉल्व करेंगे देखिए तो ये आ जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर 2QL किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है, और नीचे देखिए तो यहाँ पर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1 है, और यहाँ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो इसको लिख सकते हैं हम R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर 3/2। क्यों, क्योंकि इन दोनों का जब गुणा करेंगे आधार सेम होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, इसकी एक पावर इसकी आधी पावर जोड़ेगी तो 3/2 पावर हो जाएगी, ठीक। अब चूंकि यहाँ पर जो R वैल्यू है वो बड़ी है किसकी तुलना में, L की तुलना में, और जो बहुत छोटी दूरियां होती हैं उनको हम फिजिक्स में नेग्लेक्ट कर देते हैं डेरिवेशन करते वक्त, तो हम L दूरी को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये E बराबर आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान में R स्क्वायर की पावर 3/2। L को नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि L बहुत छोटी दूरी थी, 2 से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान में कितना भैया R3। यही जो तीव्रता होती है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है भैया, व्यंजक होता है। बात समझ में कि नहीं समझ में, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन था, बस इसमें ये समझना था कौन से घटक जुड़ेंगे और कौन से मतलब कैंसिल होंगे, आपस में एक दूसरे को निरस्त करेंगे। और अक्षीय में भी बहुत सिंपल था, ठीक।
ठीक है। तो ये भैया बहुत ही आसान डेरिवेशन है और ये बोर्ड एग्जाम में आया है, मैंने देखा प्रीवियस ईयर पेपर उठा के कई बार आया है, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ पर उठाया। चलिए हम नेक्स्ट डेरिवेशन की ओर बढ़ते हैं। इसको हम यहाँ पर रफ कर देते हैं, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, है ना। अगला जो मैंने आज के इस क्लास का प्रश्न उठाया है वो है आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। ठीक है, देखिए वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में थोड़ा सा ही अंतर होता है। वैद्युत विभव एक अदिश राशि होती है, इसका परिणामी इसके बीजगणितीय योग से मिलता है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो एक सदिश राशि होती है, इसका जो परिणामी होता है वह दिशा के आधार पर होता है। अगर दिशा विपरीत है तो परिणामी अंतर से, और दिशा अगर सेम है तो परिणामी योग से मिलेगा। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक ही पूछा जाता है। कारण देखिए जो निरक्षीय स्थिति में है वो तो शून्य होता है, तो अक्षीय में ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर लेते हैं। भाई वैद्युत द्विध्रुव बताया मैंने, परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर रखे जाते हैं तो वे एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया। इसकी अच्छी स्थिति में बिंदु O से r मीटर की दूरी पर क्या करते हैं भैया, एक बिंदु P मान लेते हैं, जहां पर हमें क्या करना होता है, इन दोनों आवेशों के कारण परिणामी वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना होता है। तो सबसे पहले हम प्लस क्यू आवेश के कारण, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, प्लस क्यू आवेश के कारण कहाँ पर निकालते हैं, बिंदु P पर क्या निकालते हैं भाई, वैद्युत विभव। तो एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव आप सभी लोग जानते हो क्या होता है, 1/4πε0 क्यू अपान में r होता है, न कि r²। तो चूंकि हम प्लस क्यू आवेश से निकाल रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है और इतनी दूरी भैया l है, तो ये दूरी हो जाएगी r - l। इतनी बात तो आप समझते हो। अरे भैया इतनी दूरी r है, इतनी l है, इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, r - l, क्योंकि जिस आवेश से जहाँ तक निकालने वही तो दूरी हमें चाहिए। तो दूरी का वर्ग नहीं होता यहाँ पर, r - l हो जाएगा, इसको समीकरण मान लेंगे। इसी प्रकार जो दूसरा आवेश है माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण कहाँ पर निकालेंगे, बिंदु P पर। कहाँ पर निकालेंगे, बिंदु P पर वैद्युत विभव। जब माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे तो वैद्युत विभव जो हो जाएगा वो आपका V2 हो जाएगा। V2 बराबर होता है 1/4πε0 आवेश। आवेश की प्रकृति सही लेना क्योंकि विभव एक अदिश राशि है। अब आवेश आपका माइनस क्यू, तो माइनस क्यू अपान में माइनस क्यू से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी r, ये दूरी l, टोटल दूरी हो जाएगी r + l। इसको हम समीकरण कितना मान लेंगे, 2। अब लिखेंगे परिणामी विभव। क्या लिखेंगे भैया, परिणामी विभव। देखिए वैद्युत विभव चूंकि एक अदिश राशि है तो परिणामी में कोई दिशा पिशा देखने की जरूरत है नहीं। परिणामी विभव जो होगा वो बीजगणितीय योग से मिलेगा, अर्थात दोनों के योग से मिलेगा। तो V बराबर V1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 1/4πε0 क्यू अपान कितना भैया, r - l। V2 की वैल्यू कितनी है, तो V2 की वैल्यू आपकी निगेटिव है, तो -1/4πε0 क्यू अपान में कितना हो जाएगा, r + l। जो कॉमन मिले आप उसे कॉमन ले लीजिए, 1/4πε0 क्यू कॉमन मिल जाएगा, 1/r - l माइनस 1/, कितना हो जाएगा, r + l। ये V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 और ये हो जाएगा Q। बात मेरी समझ में आ रही होगी, कोई बड़ा डेरिवेशन नहीं है, मैं खुद सॉर्ट करके आपको समझा रहा हूँ। देखिए r + l का गुणा 1 से हो जाएगा, तो ये r + l माइनस, जब r - l का गुणा 1 से होगा और बाहर माइनस होगा तो -r + l हो जाएगा। नीचे a - b एक ब्रैकेट में, a + b एक ब्रैकेट में, a² - b² वाला फार्मूला लग जाएगा, a + b एक ब्रैकेट में, a - b एक ब्रैकेट में, a² - b²। अब ये आपका हो जाएगा v = 1/4πε0 और ये हो जाएगा Q। ऊपर अगर देखें तो -r + r आपका 0 हो जाएगा भैया, और l कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा। नीचे r² माइनस कितना हो जाएगा, l²। अगर देखिए v बराबर 1/4πε0,
ऊपर देखिए क्यों और 2l का गुणा ही होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसे हम P बोलते हैं। तो इतने के स्थान पर हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P लिख सकते हैं। बटे में कितना हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इतना लिखने के बाद हम कहेंगे कि जो r दूरी है वह l से बहुत बड़ी दूरी है और जो बड़ी दूरियां होती है डेरिवेशन में उन्हीं को रखा जाता है, छोटी दूरियों को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर में l छोटी दूरी है, छोटी दूरी को हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये ओनली बचेगा r स्क्वायर। ठीक है, और यही जो हो जाएगा वैद्युत विभव का व्यंजक हो जाएगा। यहाँ पर वोल्ट जरूर लिख दीजिएगा। कब वैद्युत विभव का व्यंजक होगा? अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का व्यंजक हो जाएगा। निरक्षीय स्थिति में भैया दोनों के कारण वैद्युत विभव क्या होगा? परिमाण में सेम होगा। तो जब उनका चूंकि एक प्लस आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण विपरीत हो जाएंगे तो परिणामी उनके अंतर से मिलेगा और दोनों का मान समान होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा। निरक्षीय स्थिति में डिस्टेंस सेम ही होगी ना, अक्षीय में तो डिस्टेंस बदल गया लेकिन निरक्षीय में डिस्टेंस सेम ही होगी, √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एक प्लस का होगा एक माइनस का, कैंसिल हो जाएगा। तो निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। इस तरीके से आज की इस क्लास में मैंने आप लोगों को 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए और हमें उम्मीद है कि क्लास आप सभी को अच्छी लग रही होगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आपके डेरिवेशन तैयार हो चुके हैं और नेक्स्ट क्लास में आपको हम मिलते हैं। आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।